डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट नेचर ऑफ डेटा। जो हम वैरायटी की बात करते हैं, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम की बात हो गई, वैरायटी की बात करते हैं वेयर वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, है ना। आई कैन से टाइप्स ऑफ डेटा ऑल्सो और द नेचर ऑफ डेटा। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जिसको हम थ्री वेज में कैटेगराइज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा ये है जिसका ऑलरेडी एक स्कीमा डिसाइडेड है, यू हैव टू पोर्ट्रे योर डेटा इन दैट मैनर। अगर मैं बात करूं तो रिलेशनल डेटाबेस में जैसे हम हर एक डेटा को रोज एंड कॉलम्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर अ, मेरे पास 15 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट का मुझे डेटा लेना है और मुझे उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना है, तो इसका मतलब मुझे सीधे सीधे समझ आ रहा है आई शुड हैव सम स्कीमा जिसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर काम करता है। मुझे उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसमें उन सभी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट मेंशन करूंगी और उन एट्रीब्यूट के बेसिस पे सभी का डिटेल लूंगी। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर डेटा, आपको पता है कि दिस इज द स्कीमा, आई हैव टू मैप माय डेटा इनटू दैट स्कीमा। अब वो आप कैसे करोगे, कुछ डेटा को आप मैप नहीं कर पाते हो, या फिर आप उसके अगर मैं बोलूँ डेटा टाइप, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, एक डेटा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे कि एड्रेस है। ठीक, तो आप एड्रेस, खैर अल्फान्यूमेरिक है, बहुत सारे डेटा टाइप उसको सपोर्ट करते हैं, बट अगर एड्रेस के साथ उसका लोकेशन भी देना है, उसकी एक इमेज अगर आपके पास है, तो वो आप अगर आपको देना है तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको सेव नहीं कर पाओगे या स्टोर नहीं कर पाओगे। ओके, तो स्ट्रक्चर डेटा, व्हाट इज स्ट्रक्चर डेटा, जो अभी मैंने बताया, एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट। तो accessed, which can be stored, accessed and processed in the form of fixed format. So you have fixed format, you have to map your data in this fixed format only. So you have to store your data in this fixed format only. तो ये स्ट्रक्चर डेटा आप इसको बोलते आ रहे हो। ठीक है, तो वी हैव वेरियस टेक्निक्स, लिखा है वी हैव डेवलप्ड वेरियस टेक्निक्स फॉर वर्किंग विद सच काइंड ऑफ डेटा एंड वी आर एक्चुअली डिराइविंग वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग ऑलरेडी माहिर हो चुके हैं, लेकिन अब चेंज हो गया है ना। क्या चेंज हो गया है, हम कौन से फेज में आ गए हैं, हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी टाइप नेचर पढ़ लेते हैं। व्हाट आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लाइक जस्ट इफ यू जस्ट सर्च समथिंग लाइक हडूप बिग डेटा, आई हैव गिव द सर्च टर्म हडूप बिग डेटा, और ये मेरे पास आता है एक सर्च इंजन में, कुछ कंटेंट आ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कंटेंट दिख नहीं रहा है, सारे वेबसाइट के लिंक दिख रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स के लिंक आ रहे हैं, इधर साइड में इमेजेस आ रहे हैं। ठीक है, नीचे कहीं पे यूट्यूब का लिंक भी होगा। सो द डेटा विच हैव बीन रिटर्न फॉर दिस सर्च टर्म आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कुछ इमेज है, कुछ वीडियो होगा। ठीक है, कुछ वेबसाइट के लिंक हो गए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दिख रहा है, राइट। यस मैम। यस मैम। ना कि गूगल के सर्च इंजन पे आप अगर एक सर्च टर्म डालते हो तो आपने खुद देखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिटर्न होते हैं। ठीक है, जैसे ये साइड में बुक का, हडूप बिग डेटा के ऊपर जो भी बुक्स हैं वो रिटर्न हो रही है, उसके इमेजेस किसी ने स्टोर किए होंगे, वो इमेजेस भी आ रही हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है प्राइस एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी से आ रहा होगा, या स्ट्रक्चर्ड हो सकता है रिलेशनल में स्टोर हो सकता है नो सीक्वल में स्टोर हो, बट कहीं डिफरेंट वे से वो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। नीचे कुछ लिंक्स, वेबसाइट के लिंक्स होंगी जो कहीं पर स्टोर है, जो आपको फैच करके गूगल दे रहा है। सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको अब आपको अगर वेब स्क्रैपिंग करनी है और इस डेटा को आपको लेना है, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो किस तरीके की होगी। अगर आप सिर्फ एक टेक्स्ट को रिट्रीव कर रहे हैं तब तो ठीक, अगर आप इमेज और वीडियो को भी रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसको आपको कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा उस वेब स्क्रैपिंग में। तो आप उसको कैसे स्क्रैप करोगे या फिर उस डेटा को कैसे स्टोर करोगे। ठीक, और कैसे गूगल इसको मेंटेन कर रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, व्हेन आप एक बार बोल एक चीज स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया होगा, हर एक चीज ये जो अभी साइड में इमेजेस आ रहे हैं वो नहीं आते थे पहले। ठीक है, ये पिछले 1 साल से आना स्टार्ट हुए हैं। उसके पहले आपको प्रॉपर जो ऊपर दिया हुआ है वेब न्यूज, इमेजेस, वीडियोस, अगर आपको इमेजेस चाहिए तो आप वहां जा सकते हो। इसने लिंक किया और इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को मर्ज किया और आपके सामने ये पेश कर रहा है ना।
एनी डेटा विथ अननोन फॉर्म, आपको पता नहीं है इसका फॉर्मेट क्या है, इट इज देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट विद फॉर इट, बट देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज हु आर डीलिंग विद नो सीक्वल इंफॉर्मेशन, नो सीक्वल डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, जिसको आप उसमें स्टोर कर सकते हो। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्ड डेटा में अगर आप किसी एक रो में किसी पर्सन का इंफॉर्मेशन रख रहे हो तो किस सारे एट्रीब्यूट्स आपको फिल करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई डिफॉल्ट वैल्यू तो रखनी पड़ेगी जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं, ताकि आप जब ट्रीट करो तो आप उसकी कोडिंग कर पाओ कि जब भी ये इन्फॉर्मेशन ये लिखा हुआ है मतलब डेटा नहीं है उसके बारे में, लेकिन यू हैव टू फिल दैट, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। वेयर एज हियर इन नो सीक्वल ये कंपल्शन आपके साथ नहीं होता है, ठीक है, आपको जितनी इंफॉर्मेशन एक पर्सन के बारे में आप उतना आप उसमें डाल दीजिए, जब भी मैचिंग होगी स्ट्रिंग की तो वो जितनी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपके सामने लाके रखेगा, ठीक है, तो उसमें फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है। So in addition to the size being huge, unstructured data poses multiple challenges in terms of its processing for deriving value of it. अब again, structured data से हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स है जिससे हम वैल्यूज या इंसाइट्स या कुछ एनालिसिस हम उससे करके डिसीजन ले पा रहे थे। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, इसको प्रोसेस कैसे करते होंगे और कैसे वी आर डिराइविंग वैल्यू आउट ऑफ इट, किस तरीके से हम इसके इंसाइट्स को जानेंगे और कैसे हम एक प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ डील करने का ये एक चैलेंज है, बट इट इज वन टाइप ऑफ और वन टाइप्स ऑफ डेटा, ये आपको याद रखना है। एंड द थर्ड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। नहीं, स्ट्रक्चर के बाद मुझे सेमी स्ट्रक्चर बताना था, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि अनस्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे से जानते हो, आप उसको डे टू डे लाइफ में देख रहे हो तो आप उसको समझ पाओगे, इसलिए मैंने उसको पहले रखा। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, सम डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ सम स्ट्रक्चर, आपने उसको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दिया है, लाइक एक्सएमएल की फाइल आपने बनाई है, ठीक है, एक्सएमएल बनाया है, प्रॉपर टैग के बीच में आप उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो और जब आप रिट्रीव करते हो कोडिंग के थ्रू तो आप उस टैग के थ्रू आप उसको रिट्रीव करते हो, वॉट एवर इंफॉर्मेशन उस पूरे डॉक्यूमेंट में इस टैग के अंदर है उसको रिट्रीव कर लो, राइट। तो एग्जैक्टली कुछ एक्चुअल कुछ जैसे अगर इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तो आप क्या करोगे, जब भी उसको कॉल करोगे तो वो डेटा में ब्लैंक रिटर्न होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे एरर नहीं आएगा, लाइक स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो सोशल मीडिया में भी हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा यूज करते हैं, डेटा एक्सचेंज करने में, डेटा ट्रांसफर करने में हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा का यूज करते हैं, का एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है, ठीक है। So semi-structured data can contain both the forms of data. We can see semi-structured data as a structured in a form, but it is actually not defined. पहले से define नहीं है. Like a table definition in a relational DBMS. जैसे कि table का definition आप relational DBMS में देते हो, वैसी definition हमको semi-structured में किसी एक particular form में रखने की देने की जरूरत नहीं होती है. इसलिए हम उसको semi-structured बोल रहे हैं, not actually in the fixed format. ठीक है, so these are the three the nature of data जिसका three category है, structured, unstructured and semi structured. ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी तक आपने जितनी इंट्रोडक्शन देखी है बिग डेटा की, तो अब क्या आप मेरे को बता सकते हो व्हाट आर द चैलेंजेस यू कैन सी और यू कैन विजुअलाइज जो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन है या सॉरी सिस्टम है, जो अभी आपके पास सिस्टम है उसमें क्या चैलेंज आएंगे इस टाइप के डेटा को स्टोर करने में, या क्या चैलेंज आएंगे, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? स्टोरेज कॉस्ट। करेक्ट, स्टोरेज सबसे मेन प्रॉब्लम, स्टोरेज, हम उसको स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर करने के लिए आपको कॉस्ट भी मैटर करेगा, राइट, और डाटा एक्सट्रैक्शन, हाँ, आफ्टर स्टोरिंग द डेटा हाउ यू विल प्रोसेस इट, आप उसको प्रोसेस बस स्टोर कर देने से तो नहीं होगा ना, आपने एफिशिएंटली स्टोर कर दिया और स्टोर करने के लिए आपने बहुत सारे हार्ड डिस्क खरीद लिए, एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे हार्ड डिस्क स्टैक कर दिए और वो एक बेचारे प्रोसेसर को बोल रहे हो अब तू प्रोसेस कर, तो आपने कल ही बोला था कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक हार्ड डिस्क 1 TB के हार्ड डिस्क को प्रोसेस करने में, तो वैसे ही आपने मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा दिए जस्ट टू स्टोर योर डेटा, तो आपका वो सिंगल प्रोसेसर उसको काम करने में, आपको रिजल्ट देने में, आपको प्रोसेस करके आउटपुट देने में तो बहुत समय लगा देगा, राइट। तो प्रोसेसिंग इज अनदर चैलेंज, you have to deal with it after storage, processing is another challenge, and the third आपका स्टोरेज बढ़ा रहे हो, आपको जगह ज्यादा लगेगी, प्रोसेसिंग के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स लगेंगे, थोड़ा और
अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है, उनका अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट भी करना होगा। कैसे मैनेज करोगे, कैसे स्टोर करोगे? डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, कहीं वेब से आ रहा है, आपके एप्लीकेशन से आ रहा है, आप उसको उसको आपको स्टोर करना है और बहुत ही कम टाइम में आपको प्रोसेस करके रिजल्ट या फिर डिसीजन लेना है, ठीक है, या फिर कस्टमर को रिकमेंड करना है। तो ये जो ड्यूरेशन है, इट मस्ट बी नॉट मोर देन अ मिनट मैक्सिमम, ठीक है, इतना इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक है। दैट इज चैलेंज ऑफ द कन्वेंशनल सिस्टम, द थ्री चैलेंज, द डेटा वॉल्यूम, दैट इज स्टोरेज फॉर दैट डेटा और वॉल्यूम। डेटा और वॉल्यूम का मतलब ये मैं कह रही हूँ कि स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि आपने कल ही देखा कितने सारे जो जैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज का डेटा मैंने बताया, फेसबुक का 500 टेराबाइट से ज्यादा वो डेटा जनरेट कर रहा है एवरी आवर। तो इतने स्पीड से, इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए डेटा को स्टोर करना, और उस डेटा को आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, बिकॉज आज की डेट में डेटा इज रूलिंग द वर्ल्ड, ठीक है, सब कुछ डेटा पे ही डिपेंड हो गया, ठीक। तो उस डेटा को आप ये नहीं बोल सकते पहले जैसे कि इसमें से इतना बस स्टोर करो, बाकी सबको डिलीट मार दो, नो। एवरीथिंग, आपका एक एक क्लिक, आपका एक एक बिहेवियर, समवन इज वॉचिंग और मॉनिटरिंग इट, ठीक है, और यू आर गिविंग दैट डेटा टू देम, आप दे रहे हो, आपको उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि क्या आप सिक्योरिटी की जो आपने बात की कि ठीक है, मैंने आपको वो डेटा दिया क्योंकि मैंने स्क्रॉल किया, मैंने आपका वो एप्लीकेशन सर्च किया, मैंने आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको मैंने डेटा दिया, आप बिहेवियरल चेंजेस देखने के लिए, आपके आपके काम के लिए, आपके कस्टमाइजेशन के लिए, लेकिन आप मेरे डेटा को सिक्योर रखोगे कि नहीं, ये आपने कभी नहीं पूछा, ठीक है। आप सिर्फ एक क्लिक करके बोल देते हो ओके आई एम डन विद इट, आप जो बोल रहे हो आई एम एग्री विद इट, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। स्टोरेज, जो इतना डेटा स्टोर हो रहा है उसको कैसे स्टोर करना है, जो डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आ रहा है विच इज ग्रोइंग एवरी मिनट, उसको आप कैसे स्टोर करोगे? द पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल इन अ ईयर लिख रहा है, ये आज के डेट में शायद 1 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस में नेक्स्ट फेज चैलेंज का आएगा प्रोसेसिंग। आफ्टर स्टोरिंग दोज डेटा एफिशिएंटली, अब आप प्रोसेस कैसे करोगे? एक ही प्रोसेसर या दो प्रोसेसर लगा के आप इतने सारे डेटा को आप प्रोसेस नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव सम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज अभी आपने देखा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है कि आपने बोला कि ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी कर देते हैं जिससे सारे एट्रीब्यूट्स को वो सर्च ना करे, सिर्फ दो को देखे और उसमें चेक करे, सर्च करे और सीधे आपको रिजल्ट दे दे। तो इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, नॉट अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। आपको ऐसे डेटा को भी साथ ही साथ प्रोसेस करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए, ये आपका है। जैसे लिखो थिंग्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मशीन डेटा, सेंसर डेटा, आईओटी डिवाइसेस लगी हुई है, उन सेंसर डेटा, उन डिवाइसेस से जो इन्फॉर्मेशन आता है, यू हैव टू स्टोर इट, देन ओनली आप कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को दे पाओगे या पैटर्न देख पाओगे कि क्या हो रहा है, तभी आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर पाओगे, राइट। एंड द थर्ड इज मैनेजमेंट, ठीक। तो with this a lot of unstructured or a complex structure, it is very hard to represent that data in rows and columns, and for that we need different types of technique जिससे हम इन पूरे डेटा को स्टोरेज के साथ प्रोसेसिंग में भी कम टाइम करके हम उसको मैनेज कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बिग डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं और बिग डेटा की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इवोल्यूशन कैसा हुआ बिग डेटा का 1970 से लेके, ये दीज आर द चैलेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे बिग डेटा इवॉल्व हुआ। क्या बिग डेटा कोई टर्म है जिसको किसी ने बोला कि ये बिग डेटा होता है, ठीक है। तो ऐसा ये टर्म इज नॉट कॉइन्ड बाय समवन एल्स, बट एक जेम्स नॉशे करके जो है, उसने अपने पेपर्स में बहुत बार डेटा को बिग बोला था, और उसी को बोला जाता है कि उसी ने कॉइन किया ये वर्ड, और तभी से ये बिग डेटा बोला जाता है, ठीक है। तो इनिशियली 1970 से लेकर 2000 तक अगर मैं बात करूं तो पूरे टाइम उस समय हम रिलेशनल डेटाबेस पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। आपने अगर अभी डेटा वेयर हाउस में ईटीएल पढ़ा, व्हाट इज ईटीएल पढ़ा? क्या ईटीएल क्या होता है? ईटीएल
ये बताएगा? extract, transform, load. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, है ना? तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस की बात कर रहे हैं। वेयर डेटा, हम लोग उस डेटा को हिस्टोरिकल डेटा बना रहे हैं, कहीं स्टोर करके रख रहे हैं सो दैट वी कैन एनालाइज इट, क्योंकि अब डेटा वो रियल टाइम में आपका हेल्प नहीं करने वाला, और यहाँ पर हम डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग 1970 2000 टू 2000 हमारे पास तब भी बहुत सारा डेटा था। कल किसी ने बोला था लास्ट 10 years ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है? तो हम उसको क्या करते थे, लास्ट ईयर का जितना ट्रांजेक्शनल डेटाबेस है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते, ट्रांसफॉर्म करते इन सम स्कीमा, एंड देन वी लोड इट इनटू डेटा वेयर हाउस, और उसका जो स्टार जो भी स्कीमा हम उसमें यूज करें डेटा वेयर हाउस में, उसमें हम लोड करते सो दैट हम उसमें से कुछ पैटर्न जनरेट करके हम कुछ प्रिडिक्ट कर पाए। तो उस समय भी प्रिडिक्शन चल रहा था, उस समय भी डेटा बहुत ज्यादा था, है ना? लेकिन एट दैट टाइम वी आर यूजिंग ऑनलाइन OLTP, आपने सुना होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है? और जब हम लोग इसको डेटा वेयर हाउस में लेके गए तो ये बन गया OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है? जब बहुत सारे डेटा को आपने एक जगह स्टोर किया इन सम स्कीमा सो दैट यू कैन एनालाइज ऑन ऑल द डेटा टुगेदर, जितने साल का डेटा है सबको एक साथ आपको करके कुछ प्रेडिक्ट करना है, डिसीजन लेना है नेक्स्ट टाइम, कुछ आपको टारगेट अचीव करना है या कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपने उसी टाइप का एक दूसरा प्रोडक्ट जो आपने लास्ट ईयर लॉन्च किया था या फिर पिछले 4 साल से करते आ रहे हो उसके पैटर्न को आप देखोगे सो दैट यू कैन डिराइव सम डिसीजन आउट ऑफ इट, ठीक है? तो ये था 1970 से लेके 2000 तक का टाइम, है ना? जब हम लोग डेटा माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा वेयरहाउसिंग के डेटा पे करते थे। उसके बाद बिग डेटा का फेज 2 आया, उसको भी बिग डेटा बोला जाता था। फिर फेज 2 आया, फेज 2 इज फ्रॉम 2000 टू 2010, ठीक है? बिग डेटा का टर्म आपने 2010 के अर्ली स्टेज में सुना होगा कि कुछ ऐसा गूगल ने बोला कि अब जो डेटा है इनॉर्मस होता जा रहा है। उस समय भी इंफॉर्मेशन 19 जो मैंने पेपर्स पढ़े हैं उसमें मैंने 1993 में पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग हो रही है। इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग दे आर डूइंग इट इन डेटा वेयर हाउस डेटा, ठीक है? ओलैप में ट्रांजेक्शन करके। तो वेब बेस्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट जब से आना चालू हुआ, जब आपका वेब बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने लगा, वहां से जो इंफॉर्मेशन बनने लगी जिसको हम लोग वेब यूजेज माइनिंग बोलते थे, सोशल मीडिया डेटा एनालिटिक्स बोलते थे, ठीक है? तो उस समय जो वेब वेब का जो यूसेज है या फिर वेब का जो एक किस पर्टिकुलर यूजर का जो बिहेवियर है वो रिकॉर्ड करके उससे कुछ एनालाइज करना और यूजर के क्लिक पैटर्न को देखकर एक पैटर्न जनरेट करना कि इसको क्या अच्छा लग सकता है। लाइक कि अगर आपको टारगेट एड मार्केटिंग करनी है, टारगेट एड मार्केटिंग करनी है ना, तो उस टाइम पे आप उस समय भी 2000 से 2010 तक ये यूज होता था, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड एक्सट्रैक्शन, ओपिनियन माइनिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, ये सब बिग डेटा फेज 2 का पार्ट है। एंड द पीरियड फ्रॉम 2010 टू प्रेजेंट, नाउ जहां पर डेटा इज रूलिंग द होल वर्ल्ड, सब कुछ डेटा हो गया है, वहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है। कहाँ से? एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल, मोबाइल से जो डेटा निकल रहा है उसी तरीके का डेटा जनरेट हो रहा है। देर आर सम डिफरेंट थिंग ऑल्सो, उसी तरीके का डेटा जनरेट हो रहा है ना? तो सेंसर बेस्ड डेटा, हर जगह हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपने सेंसर लगा के रखा, उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है, these all are the real time data that you have to deal that with all you have to deal with it, ठीक है? आपको उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा। आपने अभी 10 मिनट पहले अमेजोन में कुछ सर्च किया और थोड़ी देर अगले 10 मिनट बाद फिर से लॉग इन होते हो तो आपको वो रिकमेंडेशन में दिखा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो आपने बोला था, उसको एक आध दिन तो लगना था उसको प्रोसेस करके कि भाई मैं एक छोटा सा आदमी यहाँ पर एक छोटा सा सर्च कर रहा हूँ, मुझे कैसे रिकमेंडेशन आ रहा है, राइट? तो ये इतनी कम टाइम में आपको प्रोसेस करके दिखाना, या फिर आप जब आप सर्फिंग करते रहते हो उसी टाइम पर आपने आपको चेक सर्च करते हो और आपको इंफॉर्मेशन सामने आपके आ जाती है, ठीक? तो ये आपका आ गया बिग डेटा का फेज 3, जहाँ पे लोकेशन अवेयर एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड एनालिसिस, कंटेक्स्ट रिलेवेंट एनालिसिस, मोबाइल विजुअलाइजेशन एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये तो अभी इस पे लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, राइट? तो मोबाइल एंड सेंसर बेस्ड कंटेंट जब से आया तो हम उसको बिग डेटा फेज 3 कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बिग डेटा डेटा की बहुत ज्यादा हो गई है। जिस स्पीड में डेटा जनरेट हो गया है वो बहुत ज्यादा है। सो
दैट इज बिग डेटा फेज 3, जहां पर वी आर एनालाइजिंग द बिहेवियरल डेटा सच एज क्लिक्स एंड सर्च क्वेरीज। ठीक है, तो वी नीड टू हैव द पॉसिबिलिटी हाउ टू स्टोर एंड एनालाइज द लोकेशन बेस्ड डेटा लाइक जीपीएस डेटा, है ना, मोबाइल डिवाइसेस के साथ हमारे आ गया। तो इट इज पॉसिबल टू ट्रैक, once you are able to analyze location based data, it will be possible for you to track movement, analyze the physical behavior and even health related data, like health care में कई लोगों ने कल के क्विज में लिखा है हेल्थ केयर में कैसे आएगा, हेल्थ मॉनिटरिंग में, है ना। तो अभी आप अपने क्या पहनते हैं हम लोग हाथ में, फिटबैंड पहनते हैं। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स यू हैव टेकन पर डे। ठीक है, तो वो जो भी सेंसर्स वहां पे लगे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन कहीं और जा रही है, आपको यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ठीक है, पूरे टाइम वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, और जो आपका जो ऐप उससे रिलेटेड होगा उस ऐप में जरूर आपके लिए कुछ एक नया रिकमेंडेशन आएगा कि आप ये कर रहे हो, इससे अच्छा ये कर लो, इतना और बढ़ाओ तो आपका फिजिक ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपने इनिशियली उसको सारी इन्फॉर्मेशन देके रखी है, आपका हाइट वेट क्या है सब कुछ, राइट। तो ये बहुत जो छोटे छोटे डिवाइसेस से, सेंसर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज थर्ड इवोल्यूशन ऑफ बिग डेटा, दैट इज फेज 3 हम इसको बोलते हैं। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ बिग डेटा आएगा तो इस डायग्राम को, इस टेबल को आप बना सकते हो और उसी को थ्योरेटिकली आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ये दैट आई हैव गॉट दिस इमेज फ्रॉम गूगल, यू कैन जस्ट सी टू इट। तो अब आपने जान लिया क्या चैलेंजेस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैसे इवोल्यूशन हुआ और किस किस चीजों से आपको डील करना पड़ेगा बिग डेटा के। ठीक है, तो आपने इसका बेनिफिट्स और मेरिट्स और डिमेरिट्स तो आपको पता चल गया। चैलेंजेस कैन बी डिमेरिट्स, क्योंकि उससे आपको डील करना पड़ेगा, आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी टू डील विद दोस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो व्हाट इज बिग डेटा एडवांटेजेस, कैन यू टेल मी, बिग डेटा एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, अब आप अपने हिसाब से बताइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा? कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? कल आप लोगों ने यूज केसेस खुद से बताए, यूज केसेस के बेसिस पे आप एडवांटेजेस बोलोगे, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस, बताओ। डोंट यू थिंक योर बिग डेटा इज मेकिंग द फास्ट फूड फास्टर? क्या हेल्प करता है जो आप लोग खाते हो इतना फास्ट फूड, उसमें हेल्प करता है आपका बिग डेटा? जो डेटा जनरेट हो रहा है डिफरेंट ऐप से, उस पे क्या ये जो फास्ट फूड कंपनीज है उसको हेल्प मिलती होगी? और मिलती होगी तो कैसे? इज यस इट मैम, गिविंग बिल्कुल। गिविंग देम मार्केट नॉलेज? बेस्ड ऑन द लोकेशन वो पर्सन उस शॉप से इतना दूर है, उसने जो भी ऑर्डर किया है उसमें जो कंटेंट होगा, ठीक है, अभी मतलब तो बाकी सारी चीजें तो हैं जो आप सोच पा रहे हो, मैं एक डिफरेंट वे में आपको बात कर रही हूँ कि क्या जो ये मैकडोनल्ड्स है और ये बर्गर जो बनाते हैं, आर दे यूजिंग बिग डेटा स्ट्रैटेजी और नॉट? yes, it will help in to deliver your food timely। ठीक है, वो आपको वर्क आपके होम डिलीवरी आपको करते हैं टाइम से, आपको करते हैं, उस पर हेल्प मिलेगी। बट क्या आप एक एस्पेक्ट ये देखते हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो मील मतलब मेनू जो आपके एक जो बर्गर बनाने के लिए जो भी यूज होता है, ठीक है, उसमें क्या कंटेंट डालना है, उसमें से कुछ कंटेंट को आपने पहले से, कुछ फूड को आपने पहले से प्रोसेस करके रखा हुआ है और कुछ आपने ऐसा रखा है कि इसको जब ऑर्डर आएगा उस समय करेंगे। ठीक, अब आप देखते हो कि आपके आउटलेट पे कुछ ऑर्डर्स 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, कुछ ऑर्डर्स पास से आ रहे हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से। तो आपको ऐसा लगता है कि वो कंपनीज इसका एडवांटेज लेती होंगी, क्योंकि उनको वो चीज खराब भी नहीं होने देना है, सारा सामान खराब भी नहीं होना चाहिए और सभी को टाइमली डिलीवर भी हो जाना चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस कम है तो आपके आप तक पहुंचाने में उनको कम कम टाइम लगेगा, तो दे विल बी यूजिंग द रॉ फूड, सो दैट 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा इसमें हम लगा सकते हैं।
ठीक। और उसमें से कुछ अगर प्रोसेस्ड रखा हुआ है तो दे विल बी यूजिंग दोज प्रोसेस्ड फूड, आइटम विल बी सेम। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड जो उन्होंने सुबह करके रखा था कि हमारे इतने ऑर्डर आते हैं और हमको इतना रखना चाहिए, तो वो दूर के लोगों के लिए वो रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको टाइम तो वो बोल रहा है कि इतने देर में हम पहुंचा देंगे, दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है। तो दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग कि जो पास से ऑर्डर आया है उसमें हम ये यूज कर लेते, सो दैट हमारा ये आइटम बचा रहे, जब दूर से ऑर्डर आए तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे। तो वहां पर भी बिग डेटा की स्ट्रेटेजी यूज करके, एनालिसिस करके उसका यूज होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो आप शायद रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने बताया। ऑल्दो मार्केट नॉलेज आप देख रहे हो, मार्केट बास्केट एनालिसिस आपको पता होगा, एसोसिएशन रूल्स पता होंगे कि कैसे एक जो आइटम है उसके साथ कौन सा दूसरा आइटम रखना है। ये भी आपको, जैसे आप अभी अमेजन में शॉपिंग कर रहे हैं तो आप अगर कुछ सर्च करते हो और उसको कार्ट में डालते हो तो साथ में तुरंत आपको 4 और प्रोडक्ट बताता है कि इसके साथ और भी ये 4 प्रोडक्ट लिए गए थे। दैट इज एसोसिएशन, है ना, कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रोडक्ट के साथ ये भी लिया है। क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं? तो शायद आप इंटरेस्टेड ना हो, सोचा ना हो आपने लेने का, लेकिन आपको उसने बता दिया तो आप सोचोगे हाँ हाँ ये भी तो जरूरत पड़ती है, इसको भी ले लो। राइट। तो ये मार्केट नॉलेज। Is the big data improving the strategy and pricing of any organization? Are they creating any strategy and pricing model for with that? Do you think? कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? हुँ? अच्छा, जितने एडवांटेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें से कोई भी किसी का एग्जाम्पल दे सकता है? बाकी देख के तो सब समझ आ रहा है, मुझे एक एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, क्या बिग डेटा वहां पे हेल्प करेगा? आप लोग आजकल बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स में अपना स्कोर मेंटेन करते हो, राइट? और एंड यू थिंक दैट दिस विल, वी आर मेंटेनिंग इट सो दैट जब भी रिक्रूटमेंट के लिए हम जाएं तो ये चीज वहां रिफ्लेक्ट होगी, दे कैन सी टू इट, और उस बेसिस पे वो हमारा रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज? उसमें हेल्प कर रहा है क्या बिग डेटा कि एक पर्टिकुलर पर्सन क्या किया है उसने इतने दिन तक, उसके बारे में कोई इन्फॉर्म, आपके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में नहीं है तो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, लाइक दैट। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, टाइम रिडक्शन, इंक्रीज्ड सेल्स डेफिनेटली। अगर आप बहुत जल्दी प्रोसेस कर ले रहे हो डेटा को तो डेफिनेटली आप नए तरीके से डिसीजन लोगे, और नए तरीके से डिसीजन लोगे तो सेल्स आपका सही तरीके से होगा। आप ऑडियंस फाइंड आउट कर ले रहे हो, आप कस्टमर फाइंड आउट कर ले रहे हो कि कौन से एरिया में आपके प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा हो रही है। उसका जो ट्रांजेक्शनल डेटा बेस आ रहा है, जो आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आप अपना सेल उस पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा मूव कर सकते हो कि भाई महाराष्ट्र में मेरे प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है तो वहां पर मेरे लॉट का 50% पार्ट वहां जाना चाहिए, बाकी 50% आप डिवाइड कर दो पूरी कंट्री। राइट। तो इट इज इंक्रीजिंग सेल्स ऑल्सो। कॉस्ट सेविंग, अगेन कॉस्ट आपको लगेगा कहाँ पर? बिग डेटा के चैलेंज से निपटने के लिए, है ना, लेकिन वंस यू गेट ओवर इट आपको डेफिनेटली डिफरेंट जगह आपको कॉस्ट सेविंग तो होगी, क्योंकि आप अपने डेटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के नया डिसीजन ले पा रहे हो। Again, new product development related with this only. मैम टारगेट एडवर्टाइजमेंट। करेक्ट। टारगेट एडवर्टाइजमेंट कैसे? थोड़ा सा 2-4 लाइन बताओ कैसे कर सकेंगे? मैम जैसे कि हम लोग अमेजोन पे कुछ सर्च किए और कभी कभी हमको फेसबुक के एड्स में भी दिखाई दे देता है या इधर उधर दिखाई देता है। गूगल भी करते हैं तो करेक्ट। आपने कुछ सर्च किया था वीडियो। अमेजन में, आपने परचेसिंग की अमेजन में, और यहाँ पे आप सर्फिंग कर रहे हो और आपको उसके एड आ रहे हैं, उसकी मार्केटिंग हो रही है, टारगेट एड मार्केटिंग। आर यू सेइंग दैट? है यस ना? मैम। तो किस तरीके यस से मैम। रिलेट करना है, द रिलेशन बिटवीन दीज टू ऐप। आप एक जगह गूगल यूज कर रहे थे, एक ब्राउजर, ब्राउजर जिस जो चला रहा है, ब्राउजर को जो देख रहा है, उस सब वहां से कमा रहा है। वो तो आपको फ्री में ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए दिया, ये उसका एनालिटिक्स है। ठीक है। उस ब्राउजर में आपने जो जो ऐप चलाया या जो जो एप्लीकेशन चलाए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कर रहा है, और वो उन लोगों से
पैसे ले रहा है कि भाई तुमको ये करवाना है, आई विल डू दैट फॉर यू। वो अभी फेसबुक, उसने अभी अमेजन से शॉपिंग की है, मैं अभी वो दूसरे ऐप में है, मैं यहाँ का डेटा वहां पे रिफ्लेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी, राइट? टारगेट एड मार्केटिंग, करेक्ट। बिग डेटा टू फोकस ऑन लोकल प्रेफरेंसेस। लोकल प्रेफरेंसेस कैसे? मतलब अगर आप, मैं वही जो क्वेश्चन मेरा था सेम वही, स्मॉल बिजनेसेस को आप कैसे बोलोगे कि यस यू कैन गो फॉर दिस, वहां पे एडवांटेजेस होंगे? जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको उनको तो पैसे देने पड़ेंगे इन लोगों को कि आप हमारे लिए ये काम करके दे दो, ठीक है। अब वो तो छोटे बिजनेस वाले हैं, उन लोग इसमें तो ज्यादा नहीं लगा सकते, बट दे कैन डू दैट इन देयर लोकल एनवायरनमेंट। वो अपने एक पर्टिकुलर लोकल एनवायरनमेंट में दे कैन डू दैट एंड दे कैन स्टोर देयर इंफॉर्मेशन देयर इन देयर सर्वर, जो सर्वर को आप वो हायर करके दे सकते हैं, एंड देन दे कैन have insight into their local clients likes, dislikes and preferences, and then they can make their market over there, right? तो ये कस्टमर प्रेफरेंसेस जानकर वो इजीली compete कर सकते हैं अपने लोकल मार्केट में, तो यू कैन टेल देम दैट थिंग आल्सो, राइट? टाइम रिडक्शन है ही। तो अब बिग डेटा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो बिग डेटा एप्लीकेशन में कल आप लोगों ने बताया यूज केसेस वही है, बिग यूज केसेस ऑफ बिग डेटा और बिग डेटा एप्लीकेशन। मैंने पूछा था 3 अलग अलग यूज केसेस, तो हेल्थ सेक्टर किसी ने डाला था, किसी ने बैंकिंग में भी डाला था, और कुछ पता नहीं क्या क्या लिखे थे थर्ड, 2 4 और समझ में नहीं आया मुझे, ठीक। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स और एप्लीकेशन जहां पर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के इंसाइट लेने के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के लिए, रेवेन्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रेवेन्यू, इट विल इंक्रीज द रेवेन्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इजंट इट? ये होगा क्या बैंकिंग एंड फाइनेंस में? वाज इट इंक्रीज द रेवेन्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन? बाकी 3 तो होंगे, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, रियल टाइम स्टॉक मार्केट इनसाइट्स, ये तो होगा। बताइए। कैसे रेवेन्यू इंक्रीज होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कैसे कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में? ऐसा क्या करेंगे तो हो जाएगा? क्लाइंट कहाँ कहाँ पर कैसे पेमेंट कर रहा है, कितने अमाउंट में पेमेंट कर रहा है, इसका भी ट्रैक रखा जाता है, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट टाइम बजाज फाइनेंस वाला किसको कॉल करेगा, वो डेटा उसको कहीं और से मिलेगा और वो उन्हीं लोगों को कॉल करेगा जो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ठीक है। जो उनके अंडर में जो वो प्रोडक्ट्स जो फाइनेंस करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की शॉपिंग जो ज्यादा करते हैं वो उनको पहले टारगेट करेंगे, राइट? तो इट विल, अगर उन लोगों को टारगेट करके उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है उनके क्लाइंट का या कस्टमर का, तो दे विल बी सेटिस्फाइंग दोज कस्टमर एंड गेटिंग एंड जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में ऐसा यूटिलाइज एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, अभी आप लोगों ने बोला इम्प्रूव्ड एड टारगेटिंग, अभी आप बोला टारगेटिंग एड, है ना। मेजर कंटेंट परफॉर्मेंस, प्रिडिक्टिंग ऑडियंस इंटरेस्ट, ये तो हो ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर ये बिग डेटा का ही ये एप्लीकेशन है। हेल्थ केयर सेक्टर में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, हर एक पर्सन का, इतने बिलियंस में जो पीपल्स हैं उन सभी का हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन रखने के लिए, और जब जरूरत हो उनके जैसे और रिकॉर्ड्स जो मिले उनके बीच में पैटर्न मैच करके उनको कुछ नया सजेशन देने के लिए आपको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, उस डेटा को एक साथ एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके रिजल्ट देना पड़ेगा, तो इट इज ऑल्सो बिग डेटा एप्लीकेशन, है ना। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन हेल्थ केयर, ये तो आप जानते ही हो। गवर्नमेंट कैसे यूज करती है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, देखो। क्या गवर्नमेंट डिफेंस और साइबर अटैक्स में यूज करती होगी बिग डेटा का? यस मैम। कैसे? मैम फॉर एग्जांपल डिफेंस में हम्म, कि
जो उनके रडार्स होते हैं या फिर करेक्ट। जो भी मतलब जो टू सेंसिटिव ट्रैक, एरियाज पे। हाँ, फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग द बॉर्डर्स यस मैम। विद देयर और रडार्स। हाँ, हाँ, और कोई भी ऊपर टॉप फ्लाइट बॉडी मूवमेंट yes. They वो may सब। use the analytics for creating multiple video streams from various objects, है ना? उनसे वो एक प्रॉपर एक वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वॉच ओवर जो नेवी और एयर स्पेसेस जो हैं वहां पर वो उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड दे मे जनरेट अलार्म कि भाई कुछ अलग ऑब्जेक्ट दिखा है, राइट? सो दे कैन ऑल्सो यूज दिस बिग डेटा देयर। साइबर अटैक्स में कैसे यूज होगा तो आप बता ही सकते हो गवर्नमेंट लेवल में। एंड साइबर अटैक्स भी फिर पूरी दुनिया में से कहीं भी हो सकता है, तो जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं उस मतलब किसी सर्वर के पास वो सारे सिग्नल्स को मॉनिटर करना, कौन उसमें हार्मफुल है, कौन बार बार हम्म। डिस्ट्रॉय करने का या डैमेज करने का कोशिश कर रहा है, या किस टाइप का सिग्नल कौन सा डैमेज प्रोवाइड मतलब कॉज कर रहा है, वो सारा कुछ राइट। जाएंगे। So we can have a system which will monitor the devices or the user on the network and detects any suspicious activity, है ना? और ऐसे detect any suspicious individual or their action and generates alert. That is the thing, right? तो यहाँ पर भी यूज होता है। ओके, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, एजुकेशन में हम लोग कैसे यूज कहाँ पर डेटा बिग डेटा का एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, बताइए, ये आप लोग बता सकते हो। यूट्यूब अन अकेडमी। ये बिग डेटा एप्लीकेशन है। मैम तो उसमें कुकीज तो रहते ही होंगे हम्म। जो कि अलग अलग डेटा स्टोर करके रखे हैं, तो उससे पता चलते रहता होगा कि अभी किसको किस में इंटरेस्ट है। नहीं, अगर आपको बोला जाए यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन होगा जहां पर डेटा बहुत ही बिग होगा और आपको उसको डील करना पड़ेगा? मैं ऐसे एप्लीकेशंस की बात कर रही हूँ एजुकेशन में। मैम हम्म। जैसे अभी जैसे सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो सारे हम्म। स्टूडेंट का ऑनलाइन डाटा ऑल ओवर द इंडिया फॉर मतलब CSV2 तो बहुत छोटा सा है, या फिर भी जो हम्म। इंटरनेशनल बॉडीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सारे इंस्टीट्यूट का डाटा कलेक्ट करके एक जगह रखना पड़ता होगा और फिर प्रोसेस हम्म। करके प्रॉपर एनालिसिस करने में मैम यूज हो सकता है तो फिर। यू आर जस्ट टेलिंग दैट प्रपोजिंग अ न्यू लर्निंग प्लान्स, क्योंकि कुछ बच्चों को देखकर समझ आता है, कुछ को लिख के समझ आता है, कुछ को वीडियो देख के समझ आता है, तो देर आर सम अदर मेथड्स कैन बी जिससे उनको समझ आता है। तो वी शुड हैव वन वी शुड डिफाइन सम लर्निंग स्ट्रक्चर विच विल कैप्चर ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी विद दैट वी कैन एनालाइज दैट कि किस टाइप के लर्निंग पैटर्न को और लर्निंग प्लान को स्टूडेंट ज्यादा पसंद करते हैं, एंड वो हमको हेल्प करेगा न्यू टीचिंग प्लान्स बनाने के लिए, इजंट इट? ऐसा कुछ यस मैम। है ना? और कौन सा प्लान एडवर्स इफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, ये बहुत सारी चीजें हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरा करियर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, वो भी एक है ना? क्या राइट करियर होगा उसके लिए आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जो पूरे इतने सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं, वहां से डेटा लेकर आप दूसरे स्टूडेंट को फॉर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स यू कैन एडवाइज देम कि यू शुड गो फॉर दिस, यू शुड ऑप्ट फॉर दिस करियर पाथ, राइट? सो दिस इज एजुकेशनल एप्लीकेशन फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। अब आपने बिग डेटा के बारे में पढ़ लिया, अब हमको ये जानना है कि व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स। चीजें वही हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द बिग डेटा टू जनरेट वैल्यूएबल इंसाइट्स, नथिंग एल्स। ठीक है? जो आपने ये सारी चीजें अलग अलग पढ़ी, इन सभी चीजों को अगर एक प्रोसेस में आप करते हो तो यू आर एक्चुअली डूइंग बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है? तो अगर आपको कोई बोले कि वी हैव अ कोर्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसको क्या क्या चीजें बतानी पड़ेंगी। उसको ये बताना पड़ेगा कि आप आने वाले डेटा को स्टोर कैसे करोगे, स्टोरिंग की सारी टेक्नोलॉजी या एटलीस्ट वन टेक्नोलॉजी वो डिस्कस करें, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करोगे उसके लिए एक टेक्नोलॉजी डिस्कस करें, एनालाइज, ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग एंड देन प्रोसेसिंग ऑफ द बिग डेटा टू गेट द सम वैल्यूएबल इंसाइट्स फ्रॉम इट। ठीक? तो ये बिग डेटा एनालिटिक्स होता है।
सो व्हाट इज बिग डेटा एंड व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो एक प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, इसको मैं डीप में आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद दिस बिग डेटा: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। नाम से समझ आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो अभी आपका बिजनेस चल रहा है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, ठीक है, तो जो भी लाइव हो रहा है, जो ट्रांजेक्शनल लॉग है आपके पास, बस आप उसको देखकर एक विजुअलाइजेशन कर रहे हो और आप एक डिसीजन ले रहे हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। अभी जो चल रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, व्हाट देखो क्या लिखा है डिस्क्रिप्टिव, व्हाट्स हैपनिंग इन माय बिजनेस, क्या हो रहा है उसके बेसिस पे आप जो एनालिटिक्स करते हो, क्या हो रहा है आप कैसे बताओगे, जो रियल टाइम में डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे बताओगे। डायग्नोस्टिक मतलब आप देखने जा रहे हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, एनालाइज करना, एनालिटिक्स करना, और ये क्यों हो रहा है, दैट इज व्हाई इज इट हैपनिंग, तो वो एक अलग है। यू हैव टू ड्रिल डाउन टू द रूट कॉज फॉर डायग्नोजिंग द एक्चुअल रीजन बिहाइंड। ठीक है, तो उसके लिए आपको और ज्यादा कंपाउंड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक। ठीक है, और प्रिडिक्टिव मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, अच्छा अभी पहले ऐसा हुआ, अब ऐसा हो रहा है, आगे ऐसा हो सकता है, बेस्ड ऑन द पैटर्न विच वी आर वॉचिंग। ठीक है, तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी इंटरव्यूज में पूछ सकता है आपसे, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा एनालिटिक्स मेथड्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। अब इसमें से जैसे कि हमारे यहाँ एमटेक डेटा साइंस चलता है, तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है कि उसको कैसे करते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए, एनालिटिक्स के लिए कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्टिव आप लोग जो छोटे छोटे करते हो वो सभी डिस्क्रिप्टिव है, बेस्ड ऑन द रियल डेटा आप आगे एनालाइज करते हो, आप पीछे नहीं देख रहे, आप आगे के लिए नहीं बोल रहे, बस ये ऐसा हुआ है इसलिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं, दैट्स इट। ठीक, तो प्रिडिक्टिव मतलब आगे, प्रिडिक्शन फॉर द फ्यूचर, व्हाट्स लाइकली टू हैपन। ठीक है, विद दैट यू कैन मेक सम बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी को भी चेंज कर सकते हो विद दोज इंफॉर्मेशन, विद दोज एनालिटिक्स, वो डेटा जो आपके सामने निकल कर आएगा पास्ट और प्रेजेंट का, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हो। देन प्रिस्क्रिप्टिव, व्हाट डू आई नीड टू डू, अभी आपने अभी तक जो एनालिटिक्स किया उसमें ये नहीं बताया कि हम अब करें क्या, वो एनालिटिक्स वो नहीं बताएगा। ठीक, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आप ये बोल रहे हो कि क्या करना क्या चाहिए, ये आपको एनालिटिक्स से मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, आपके एनालिटिक्स इतना तगड़ा होना चाहिए कि उससे ये दिखे कि भाई ये प्रिस्क्रिप्टिव है, आप ये जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना, आपको ये बीमारी है, ये आपका दवाई है, लाइक दैट। तो इट शुड रिकमेंड, जो आपका रिकमेंडेशन इंजिन होते हैं, रिकमेंडर सिस्टम होते हैं, दे आर डूइंग प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, they are actually learning with the current data, they are learning from the past data and predicting for the future, and for future के basis पे वो एक recommendation दे रहे हैं कि भाई ये भी possible है, ये action भी आप कर सकते हो, ये strategy भी आप ले सकते हो, let's go for this product this time for the next 2 months, like that. This is prescriptive analytics. So these are the 4 big data analytics method, ये याद रखना, ये आपके थियोरिटिकल एग्जाम के लिए भी है, आपके इंटरव्यूज के लिए भी है। और दीज आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कोई बोले अच्छा तुम बिग डेटा के बारे में जानते हो, बिग डेटा एनालिटिक्स भी अच्छा बता रहे हो, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू हैंडल दिस, टू डू फॉर डूइंग दिस एनालिटिक्स, so we have Apache का Hadoop, Spark, Kafka, Pig, Hive, Cassandra, MongoDB, Tableau, these all are the different technologies for dealing or for doing this big data analytics. ठीक है, and we have, इसमें से हम फर्स्ट वाला जो है अपाचे हडूप, ये हम पढ़ेंगे हडूप। बिग डेटा टूल्स, अब टूल्स का मतलब ये कि अब आपको करना है, इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी, लाइक क्लाउडेरा में आप हडूप पे भी काम कर सकते हो, और डिफरेंट जितने भी मैंने टेक्नोलॉजीज बात की है वो ये सारे डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म है या फ्रेमवर्क है, आप बोल सकते हो, इन पे आप काम कर सकते हो उन पे। ठीक है, बिग डेटा के टूल्स हैं ये सारे, जैसे कि अभी सूर्यकांत ने बोला स्पार्क में काम किया है, क्लाउडेरा इज अनदर थिंग, टेब्ल्यू में आ जाके डेटा विजुअलाइजेशन से आप एनालिटिक्स कर सकते हो,
आर प्रोग्रामिंग जैसा पाइथन होता है वैसे आर इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसपे आप सेम वैसे ही उसके लिए अलग एनालिटिक्स टूल है, वो बिग डेटा को हैंडल करने में बहुत ही मास्टर है। आर का जो क्या बोलना चाहिए स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके का है। टेराडेटा और माइक्रोसॉफ्ट का एचडी इनसाइट्स, so these are the big data tools। ठीक,